गायनी का पेपर अच्छा सॉरी स्क्रीन रिकॉर्ड तो नहीं वो व्हाट्सएप तो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर पा रही थी, मैं स्क्रीन बुक जो है और मुझे ना उनका नाम भूल गया, उन्होंने पूरी बुक जो है ना उसका पीडीएफ बना दिया। ओके, सबको शो हो रही है स्क्रीन में? ओके चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर traumatic incident of upper limb for 3 months. He feels pain and tenderness on swelling developed at the region on X-ray. Swelling is bright after 1 year. It resolves. Phenomena is metaplasia. अच्छा ये ना मायोसाइटस ओसिफिकेंस का क्या कहते हैं सिनेरियो, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा आता है ना, मसल से बोन निकलती है, ठीक है, मेटाप्लेजिया, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाती है किस। अच्छा मेटाप्लेजिया रिवर्सिबल फिनोमेना है कि इरिवर्सिबल फिनोमेना है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। अच्छा बाकी सारे टाइप करें, चैट में टाइप करें, मैं देखूंगी सबके आंसर्स देखूंगी, ठीक। रिवर्सिबल फिनोमेना, लेकिन मेटाप्लेजियाज रिवर्सिबल होते हैं, ये वाला तो रिवर्सिबल है, इसलिए वो जो यस बिल्कुल। अच्छा होती है फॉर्मेशन ऑफ बोन साइड मसल, यस बिल्कुल, ये इसी का है मायोसाइटिस का, इरिवर्सिबल होता है। नहीं डॉक्टर मीजन काइमल, एक तो ये कनेक्टिव टिश्यू वाला होता है ना मीजन काइमल, और एक एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू वाला है ना, होता है जैसे ये बुक SK18 है आपकी, पेपर है गाइनिका 22 मई मॉर्निंग, ये आपकी SK18 है। अच्छा तो आपको पता है बोन्स वगैरह सारी आपकी मेसन कैमल से निकलती हैं, तो वो रिवर्सिबल होता है। ओरिजिन मेटाप्लेजी होता है वो आपका इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है ना 1 साल बाद रिजॉल्व कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 20 years young boy with history of swimming presented with fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness, altered mental status with hallucination with among following is brain eating parasite. अच्छा ये सबसे पहले तो नाइग्रा फॉलोरी का आप इस तरह याद करो, नाइग्रा फॉल्स जो होते हैं, ठीक है, वाटर से रिलेटेड स्विमिंग वगैरह की हिस्ट्री दी होती है, कभी कभी नहीं भी दी होती है। फिर दूसरा ना आपको हेलुसिनेशंस दी होती हैं, वो मेनिंजाइटिस वगैरह, तो आपको नेक स्टिफनेस के साथ हेलुसिनेशन दिया होता है, और जो तीसरा जो वर्ड ये इसके लिए वो था ब्रेन ईटिंग पैरासाइट, तो आपका नाइग्री फॉल रही। क्वेश्चन नंबर 3 है पेशेंट स्टैंडिंग विद आउटस्ट्रेच हैंड ऑन हिज साइड। अच्छा इससे पहले मैं आपको कल मैंने गलत बोल दिया था, वो मुझे बाद में आइडिया हुआ, जो मैंने प्रोफ्यूज स्वेटिंग वाला हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, तो उसमें मैंने डीके वगैरह बोल दिया, वो डीके नहीं होता, वो आपकी हाइपरग्लाइसेमिक सिचुएशन होती है डीके में। तो जो आपका हाइपोग्लाइसेमिक कोमा होता है वो ट्रेमर्स वगैरह के बाद आपका हाइपोग्लाइसेमिक स्पेनिंग होता है, उसके अंदर स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो ये मुझे याद था आपको करेक्ट, मैंने गलत बोला था वहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट एट द लाइन पासिंग थ्रू टिप ऑफ स्कैपुला। अभी टिप ऑफ स्कैपुला का भी अलग से एक मतलब सिंगल लाइनर भी आ जाता है, और इतना बड़ा सिनेरियो दिया हुआ है। एट विच वर्टिबल लेवल टिप ऑफ स्कैपुला T7, एस से स्कैपुला एस से 7, ठीक है, टी से टिप और टी से टी और स्कैपुला S और S से 7, ठीक है, ये बार बार MCQs आते हैं ना, तो आपका टिप ऑफ स्कैपुला जो है T7 पे होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाइफिकेशन ऑफ ट्रैकिया एट क्रीना इज एट विच वर्टिबल लेवल। आपको पता है ट्रैकिया आपका खत्म T4 पे होता है, तो T4 T5 पे बाइफिकेशन होती है, तो वो खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है टाइप ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट इन स्पाइनल सेंसरी गैंग्लियन। अच्छा जो गैंग्लियन होता है वो आपका होती है सेल बॉडीज की, ठीक है, सेंसरी नर्व फाइबर्स की जो सेल बॉडीज होती है ना उनकी कलेक्शन होती है। अब हमें पता है कि एक होता है सूडो यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर, एक मल्टीपोलर, डेंड्राइट्स नहीं होता, सिर्फ एक्सोन होता है, और एक डेंड्रॉइड होता है और एक एक्सोन आ जाता है आपका मल्टीपोलर, उसमें आपका जो एक एक्सोन होता है और मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं। अब ये चीज़ होगी, अब इसको याद कैसे करना है, स्पाइनल में आपका जो है ना वो तो सूडो यूनिपोलर है। अब बाइपोलर का MCQ आता है, और बाइपोलर किन में होता है, आपके जो है दो का और हैं वो भी दो हैं, नोज एक है लेकिन नोस्ट्रिल्स आपके दो हैं, तो इन सब में के और फैक्ट्री बाइपोलर होती है आपकी, रेटिना कोक्लिया बाइपोलर होते हैं,
और जो आपका स्केलेटल मसल है वो मल्टीपोलर मल्टीपोलर होता है। ठीक है, याद हुआ? स्पाइनल का आता है, नोज़ का आ जाता है, और फैक्ट्री का मतलब क्या आ जाता है। तो आपने ये इसलिए याद रखना है कि स्पाइनल में और ओल्फैक्टरी में, रेटिना में और कोक्लिया में। अच्छा, फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिलियल मस्कुलर डिसऑर्डर। अच्छा, फेमिलियल मस्कुलर डिसऑर्डर, ये डीएमडी जिसको कहते हैं, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अच्छा, लाजमी जो है ना, एक्स लिंक रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट, इनमें से ना क्वेश्चन आ जाता होता है। इसका सर ने हमें ना एक निमोनिक बताया था, ये वाला। ये मुझे तो याद नहीं होती पूरी स्टोरी जो है इसकी, लेकिन जो ये ऑटोसोमल रिसेसिव, उन्होंने एक थैला उसने पकड़ा हुआ है हाथ में, जो एक बंदा जा रहा है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव में आपकी आ जाती है, क्योंकि वो नीचे पड़ा हुआ है। सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस, एफ ई जो आयरन है, जो आपका उसमें आपका हीमोक्रोमेटोसिस, और खैर पूरी कहानी है जैसे स्केच की होती है। तो इससे अच्छा है मैं आप लोगों को ना वैसे याद करवा दूँ। हाँ, ये भी एक उनकी कहानी का किसी और ने सर जो है ना, और बाकी बच्चे ना उसको ड्रॉ करते, तो ये दो बच्चों ने जो है ना अलग अलग उसमें किया हुआ है। अच्छा, ऑटोसोमल रिसेसिव में आपकी अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, हीमोक्रोमेटोसिस, ये रिसेसिव की है। थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस और विल्सन्स। ठीक है, ये वो जो थैले में ऐसे पड़ा होता है। फिर ये एक बंदा लेटा होता है, उसके सर पे एक परिंदा बैठा हुआ है। तो ये आपका एलपोर्ट डिसऑर्डर्स में आपका एलपोर्ट है, हीन्स बॉडी जैसी माइनस, ये आपकी एक्स लिंक डिसऑर्डर्स है ना, तो हंटर्स डुशेन मस्कुलर, या वो होती हैं। और ये आपके ऑटोसोमल डोमिनल, और वो सारे आप देख लो, बादल जो वो बारिश शेप हेरिडिटरी है, ये आप पढ़ोगे ना अपने उधर से, तो आपको याद हो जाएंगे। ये इस तरह की कहानियां तो मुझे तो नहीं याद होती थी वैसे। अच्छा, बॉर्न विली ब्रेन डिजीज आपकी ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, हंटिंगटन्स होती है, रेटिनोब्लास्टोमा, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट परफेक्टा, मार्फन सिंड्रोम, एकोंड्रोप्लेजिया। ठीक है, ये बोन वाली होती हैं, ये वाली सारी जो है। बोन जो है मार्फन में आपका जो फ्लेक्सिबल जॉइंट होते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में आपकी बोन्स इन्वॉल्व होते हैं, एकोंड्रोप्लेजिया में आपके जो है लिम्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, और आई बनाई है रेटिनोब्लास्टोमा और वॉन विली ब्रांड। ठीक है, ये इस तरह थोड़ा या पिक्टोरल मेमोरी से ना थोड़ा याद रखना इजी होता है। खैर, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, और इनमें से ना एमसीक्यू आता है, बहुत सारे होते हैं, तो रफ़ी में जो लिखे हुए हैं डबल ए में, तो वो काफ़ी इनर फेस के लिए। और ये निमोनिक जो है ये मुझे कभी नहीं याद हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ 50-year man presented with HB8 enlarged spleen, WBCs raised, peripheral smear showing immature myeloid lineage। ठीक है, माइलॉइड lineage है, व्हाट इज द जेनेटिक इफेक्ट डिफेक्ट। अच्छा, माइलॉइड lineage आपको पता है, एक लिम्फोइड होता है, एक माइलॉइड होता है, एएमएल और सीएमएल में से होगा, इसका मतलब है। अब जो सीएमएल जो ओल्ड एज में आपका शो होता है वो आपका सीएमएल होता है। और दूसरा आपने इसको सीएमएल किस तरह ये होता है कि उसमें आपका माइलॉइड आपने ना ये भी देखना है कौन से स्टेम सेल से कौन से बनते हैं। अब जो माइलॉइड से आपके बनते हैं इजिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, लिम्फोइड से आपको पता है बी एंड टी सेल्स होते हैं। माइलॉइड से आपका जब इजिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल है, इसका मतलब है डब्ल्यूबीसी इज रेज्ड है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है ना, मतलब बने जा रहे हैं माइलॉइड के, लेकिन वो फंक्शनिंग नहीं है। हाँ जी, या मैम ये शेयर कर। ठीक है, रिवर्सिबल में क्या आता है? अच्छा, मुझे एपिथेलियल की जो है ना एग्जांपल नहीं याद अभी, एपिथेलियल इरिवर्सिबल की, लेकिन एपिथेलियम रीजन जो होते हैं ना वो इरिवर्सिबल होते हैं। अच्छा, ये ना उसमें लिखा हुआ है ना, सीन शेयर्स आपके एक टेबल से बना हुआ है। अच्छा, कहाँ थी? हाँ, तो इमेच्योर माइलॉइड होते हैं आपकी सिर्फ डब्ल्यूबीसीज हो रहे होते हैं, बाकी आपके प्लेटलेट्स और रेड, लेकिन डब्ल्यूबीसीज बहुत रेज होते हैं। ठीक है, अब इसका सीएमएल का जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम आपको पता है 922 होता है, एएमएल का 15, 17
और साथ 821 होता है, और ALL का आपका जो है ना 21 होता है। अच्छा, अब 1418 का किसका है? डिस्प्लेजिया, हाँ जी डिस्प्लेजिया रिवर्सिबल है, लेकिन हम मेटाप्लेजिया की बात कर रहे थे। अच्छा, और 1114? जी जी, टाइप मेंटल। बाकी। यस, यस। और 814? ठीक है, यस। और ये 1122? sarcoma। यस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, द प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आर derived फ्रॉम एपीब्लास्ट। अब इसका ना सीक्वेंस है, एपीब्लास्ट इज ग्रेटर देन एक्टोडर्म इज बॉक्सेट। अब क्वेश्चन था कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कब स्टार्ट, किस स्टार्ट होते हैं, derived फ्रॉम, कौन सा वीक था? एंड ऑफ 3 वीक। डॉक्टर मुसमा, थर्ड वीक को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, फोलिकुलर लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन अभी हमने पढ़ा है 1418। अच्छा, ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज, अब इधर ग्रीनिश देख के आपने सुडो है। ग्रीनिश बाय विच ऑर्गेनिज्म? अच्छा, ये जो है ना ट्राइकोमोनास विजाइनलिस होता है, ठीक है। इसका जो होता है ना डिस्चार्ज, वो येलो ग्रीन होता है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है, लेकिन फिशेस स्मेल फेंसिंग होती है और बर्निंग होती है, ठीक है। वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है जिसमें वो फिशी स्मेल आ रही होती है। आप मुझे बताएं, ट्राइकोमोनास विजाइनलिस का मूवमेंट? जर्की मूवमेंट। जर्की। वाक्य में टाइप करें। यस, जर्की मूवमेंट्स, मतलब ट्राइकोमोनास जो है ना वो ट्रिकी जर्की मूवमेंट्स करता है, ठीक है। अच्छा, और टफ क्वेश्चन आने लगा है, स्वार्मिंग मोर्टेलिटी किसकी होती है? अच्छा, सुडोमोनास। यस, डॉक्टर सबा ने सबसे पहले बताया, प्रोटियस की जो है ना वो स्वार्मिंग मोर्टेलिटी होती है। अच्छा, ग्रीनिश एक सुडोमोनास नहीं लगा ना, सुडोमोनास सुजा का ट्राइकोमोनास का होता है येलो ग्रीन पिगमेंट, वो ऑर्डर डिस्चार्ज होता है। वेरी गुड, स्वार्मिंग प्रोटियस का। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेंसरी प्री गैंग वाइट। ये एक आज कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। इतना मेरे लिए मुश्किल था। सेंसरी और सिंपैथेटिक फाइबर्स वाइट रैम में से निकलते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक आपके जो है ना ग्रे रैम में से निकलते हैं, लेते हैं। अच्छा, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये याद होना चाहिए, जो रट्टा मैं लगवाती हूँ, जो आपका डोर्सल हॉर्न है इसलिए नहीं कर रही है, जो आपका वेंट्रल है वहां से आपकी मोटर नहीं कर रही है ना, उस पर वो दोनों जाती हैं, वो मिक्स होती हैं, फिर जो वो मिक्स है उसमें से जो वेंट्रल जो डोर्सल ये जो आपकी बैक होती है उसको सप्लाई करता है, और जो वो वेंट्रल है वो आपकी ट्रंक को सप्लाई करता है। यहाँ तक ये लाइंस याद है ना, दो जो मैं आपको बताती हूँ हमेशा, रिपीट मैंने करवाए थे कितनी दफ़ा तक, कॉन्सेप्ट वो वैसे ही रखना है। वो क्वेश्चन सेंसिटिव मोटर का आता है वो याद रखना है, बैक और ट्रंक का जो क्वेश्चन आता है उसमें वो याद रखना है, डोर्सल और वेंट्रल। अब आपका जो आने लगा ना वो आने लगा सिंपैथेटिक ट्रंक। अच्छा, उसको मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है, इसमें सिर्फ वेंट्रल और जो है डोर्सल हॉर्न नहीं होता, इसमें लेटरल भी होता है, ठीक है। ये यहाँ से लेटरल हॉर्न से जो है ना आपका ये निकल होती है सिंपैथेटिक जो है प्री गैंग्लियोनिक जो आपकी वो है। एक तो ये T1, आपको पता है आपका थ्रेकोलम्बर जो है वो सिंपैथेटिक है, ठीक है। वहां से आपकी प्री गैंग्लियोनिक निकल रही होती है लेटरल से, वो के थ्रू, ठीक है। ये लेटरल हॉर्न से निकला आपका प्री, आपकी ये वेंट्रल हॉर्न आगे की तरफ से जाता है। थेटिक जो आपका पैरावर्टिब्रल ये इसको कहते हैं इसलिए पैरावर्टिब्रल जो है गैंग्लिया है, क्योंकि ये ना आपके हेडों पे होता है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसको पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन को भी इसी तरह रखें आप, जो है ना ये लेटरल हॉर्न वाला देखें आया वेंट्रल रेमस से थोड़ा सा आगे आया, यहाँ से अब आपने ना इन दो को देखना है, ये दो जो ये दो हैं, ठीक है। अब इनका मैं आपको बताने लगी हूँ। अच्छा, ये जो है ना ये डार्क
ये आप एम है, ये माइलिनेटेड है, और ये जो लाइट पिंक है ना, ये आपका है ग्रेड एम है, ये अनमाइलिनेटेड है। ठीक है, अब इनका काम आ जाएगा। का प्री गैंग्लियोनिक निकला, और वाइट रेम आए से ना ये जो पैरावर्टिब्रल, ठीक है, और गैंग्लियो से आपको पता है गैंग्लियन से पहले प्री गैंग्लियोनिक होते हैं, जैसे गैंग्लियन में रिले रिले किए पोस्ट गैंग्लियोनिक हो गए। ठीक है, ये अच्छा लेटरल हॉर्न से आपके जो हैं प्री गैंग्लियोनिक निकले, उन्होंने फिर आपके जो है वेंट्रल आएंगे, और आपका जो ये वाइट रेम से, ठीक है, अब ये लेटरल हॉर्न से आए वेंट्रल रेमाई, आपका थोड़े से स्पाइनल नर्व के है, और वेंट्रल रेमाई से पैराग्लियोनिक। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने से ये बन के ये हुआ। ठीक है, और इसके बाद लियोनिक। ठीक है, और ये जो लाइट फिर ये इसमें चले, और उसके बाद ये जो है आपके स्पाइनल नर्व। ठीक है, पोस्ट ग्रे में से आपके ये फिर स्पाइनल नर्व के चले जाएंगे ऑर्गन तक। अब इसका प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट है, पोस्ट गैंग्लियोनिक इसका, क्योंकि यहाँ ऑर्गन तक जाएगा। अब ये मेरे आप लोगों की इजी कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि ये इसकी पिक्चर बड़ी फजूल सी समझते हैं। एक एप्सल हॉर्न होता है ये पीछे वाला, एक आपका जो है ना ये वेंट्रल हॉर्न होता है। अच्छा मुनीब, आप रिकॉर्डिंग करो ना, तो मेरी जो ये स्क्रीन होती है ना, इसको फुल स्क्रीन कर दिया करें, मतलब नीचे जो स्टूडेंट का है कि दोस्त को, मतलब ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ इसको। अच्छा, सबसे पहले एक आपका डोर्सल हॉर्न होता है, वेंट्रल होता है, और लेटरल होता है। वेंट्रल हॉर्न से जो है आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आते हैं, और वो आपके वेंट्रल हॉर्न से जो है ना बाहर निकलते हैं। बाद वो जो है आपका आगे आपके पड़े होते हैं रेमाई, हम इनको वाइट होता है, ग्रे आपका अनमाइलिनेटेड होता है, और पैरावर्टिबुलर गैंग्लियन पड़े। अब प्री गैंग्लियन पोस्ट गैंग्लियन नाम जैसे शो कर रहा है, प्री गैंग्लियन उससे पहले में ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। से जो है अब हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले जो है थोड़ा सा आगे है, उसके बाद जो वो वाइट रेमाए से पास किए और गैंग्लियन में चले गए। अब वहां पे इनका साइनेप्स होना है, पोस्ट गैंग्लियन स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, अब वो पोस्ट गैंग्लियन जो है वो ग्रे रेमस से अब निकलेगा, इसलिए इधर उन्होंने बुक पे लिखा हुआ है प्री गैंग्लियन वाइट रेमस। ठीक है, फाइबर्स आर वाइट रेमस, और जो पोस्ट गैंग्लियनिक है वो ग्रे अनमाइलिनेटेड, और जो है हाँ और चला एक आपका छोटा सा है। और अच्छा मेरे पास पिक्चर नहीं पोस्ट, और अच्छा मुझे बताएं यहाँ तक ही ऑर्गन तक जाता है, समझ आया? सारे बताओ, एक भी कहेगा रिपीट करे, मैं करूँगी रिपीट। ये इसने जो है ना ये मेरे क्लास में जानबूझ के बोला है। खैर मैं आपको दोबारा बताती हूँ। अच्छा, ये एक होता है आपका सिंपैथेटिक ट्रंक, और एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथिक बहुत सिंपल है, वो हम बाद में करते हैं, देख लेते हैं। अब जो है ना आपका ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके एक डोर्सल हॉर्न होती है, एक वेंट्रल और एक लेटरल हॉर्न। ठीक है, आपको पता है आपके डोर्सल हॉर्न से आपके तो फाइबर्स निकलते हैं, और आपके वेंट्रल से मोटर, जो आगे जाके जो है मिक्स हो जाते हैं। फिर लेटरल से आपके जो है ना प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं, या आपके यहाँ से ये वेंट्रल रेमाई है ना, यहाँ हॉर्न से ये निकलते हैं, और थोड़ा सा डॉक्टर आलिया, यस। आप एक साथ एक वीडियो बना के भेज देंगे, क्योंकि ना ये इसलिए समझ नहीं आ रहा, बार बार अंदर जो है ना ये रुक जाता है, और जब करती है जूम इन जूम आउट, तो उससे होता कि क्योंकि साथ जो लेबलिंग हुई हुई है उसके साथ नहीं पता चलता। लेबलिंग छोड़ दो, मैं लेबलिंग आपको आ जाएगी, पिक्चर में भेज दूंगी, वीडियो मुझे पता नहीं है इस तरह किस तरह बनाते हैं अलग से नहीं मतलब वॉइस पिक्चर ओवर, के साथ ही वॉइस नोट भेज दीजिएगा। पिक्चर के साथ वॉइस नोट, ठीक है। अच्छा मैं जूम इन आपको जो है ना समझाती हूँ ये स्टेप।
पिक्चर्स लिए हैं ताकि पता चल रहा है कहाँ से कहाँ जा रहा है। चलिए मैं दोबारा ट्राई करती हूँ बगैर ज़ूम इन ज़ूम आउट के। अच्छा, लेटरल हॉर्न से जो है ना आपका ये प्री गैंग्लियन होते हैं, उसके बाद ये थोड़ा-सा ट्रैवल करने के बाद आगे आपके 2 रेम्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। अब ये कलर से शो हो रहा है, जो डार्कर है वो आपका व्हाइट रेम है क्योंकि वो माइलिनेटेड है, और जो दूसरा उसके साथ है वो आपका ग्रे रेम्स है क्योंकि वो ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। अब आपका प्री गैंग्लियोनिक जो है ना में चले जाते हैं। गैंग्लियन में गए हैं, तो उन्होंने पोस्ट गैंग्लियोनिक बनना है। करेंगे, और वो जो पोस्ट गैंग्लियन बनने के बाद ना ये जो ये बिल्कुल बाहर की मतलब कि बाहर की तरफ जो शो रही है, तो उसमें जाएंगे और फिर ये आपके ऑर्गन तक चले जाएंगे। ये देखें यहाँ पे हो रहा है शो, फिर ये आपके ऑर्गन, ठीक है। और ये सिंपैथेटिक का ये है ना, और पैरासिम्पैथेटिक का ये होता है कि इसका तो प्री गैंग्लियोनिक जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है उसका प्री होता है, वो ऐसे स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है और वो डायरेक्ट आगे तक जाता है, और वो ऑर्गन से थोड़ा पहले जो है ना गैंग्लियन में जाता है, और उसके बाद उसके पोस्ट गैंग्लियन स्टार्ट हो जाते हैं बस। यस, वेंट्रल डॉट्स अलग है, और फिर जो है वाइट रेमाई वाले अलग हैं। जो वाइट वाले ना वो आपके लेटरल हॉर्न से निकलते हैं। हाँ, वो जो आप मिक्स वाले निकलते हैं ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स सी पिक्चर थी, अलग ही याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हॉर्न होते उसके बाद रेमाई बन जाते हैं आपके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर इज बैक्टीरियोसिस। अच्छा, इसका सर मॉर्निंग बनाया था क्योंकि जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है ना आपका, वो गार्डनेला विजेनलिस से होता है। गार्डनेला मॉर्निंग बनाया था, एक गार्डनर है वो काम साथ है उसके, और उसको जो है ना लेबर दर्द शुरू हो गया, और गार्डनेला जो है उसको वो मतलब अपने इस तरह का कोई उन्होंने किस्सा कहानी बताई थी। अच्छा, जो आपका बैक्टीरियल वेजिनोसिस है ना, वैसे हर इन्फेक्शन मोस्टली जो है ना प्रीटर्म लेबर करवा सकते हैं, लेकिन बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है ना वो करवा सकता है, और इसका जो बैक्टीरिया है वो गार्डिनेला वेजिनालिस है। प्रीटर्म लेबर के साथ आपने बीवी चूज करना है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। स्टूडेंट हैज वाइवा एग्जाम, व्हाट वेव्स आर ईईजी। ईईजी तो बिजी ब्रेन होता है, में बीटा वेव आ जाती है आपकी, ठीक है। एक तो होता है कि फ्रस्ट्रेटेड है, उसमें आपकी थीटा वेव्स होती है। एक होता है बिजी माइंड, उसमें आपकी या मैथ सॉल्विंग या लेक्चर लेते हुए एक्टिवली, या फिर जो वाइवा के दरमियान, उसमें आपकी बीटा। अच्छा, इसमें से डेल्टा वेव्स किस किस चीज़ में होती हैं? मतलब डेल्टा 2 चीज़ों को बता दें, किस किस कंडीशन में आपकी डेल्टा वेव्स आती हैं। हाँ जी, डीप स्लीप, ये, हाँ जी, हाँ जी। जो एक्टिव एंड अलर्ट नहीं, एक्टिव और अलर्ट, जो आपके अल्फा होते हैं ना वो आप अलर्ट होते हो और एट रेस्ट होते हो, आंखें बंद है लेकिन आप वैसे अलर्ट हो, ठीक है, वो रेस्ट। और जो आपका बिजी माइंड होता है ना उसमें बीटा होती है, बिजी माइंड, ठीक है। आप और ये चीज़ें कर रहे होते हो। जो थीटा होती है में होती है, दूसरा आपकी जो है ना वो क्वेश्चन वगैरह में होती है, स्ट्रेस में और फ्रस्ट्रेशन में। डेल्टा जो आपके डीप और ये चिल्ड्रन में नॉर्मल होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेशेंट tingling, cause of tingling sensation post thyroidectomy due to thyroid is like। अच्छा, ये जो टिंगलिंग सेंसेशन पोस्ट थायरॉइडेक्टमी होती है ना, हमेशा ये जो पैराथायरॉइड सर्जरी के दरमियान निकल जाता है, से ना उनको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही होती है और नमनेस हो रही होती है और स्पेज़म वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। तो ये डिक्रीज कैल्शियम की वजह से होता है उनको। ये होता है आपके फिंगर्स पे होती है, टोज पे होती है, और अराउंड माउथ जो ना आपके टिंगलिंग। अच्छा, फीवर इज मीडिएटेड बाय IL-1। अच्छा, फीवर इन बाय सूडोमोनास, जो सूडोमोनास है वो फीवर कैसे करता है, मीडिएट करता है? TNF TNF और greater देन than G1। इंटरलेकिन से। आप स्ट्रेस से ज़्यादा आप सोच रहे होते हो ना, बिजी माइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, तो स्ट्रेस से ज़्यादा होता है, TNF से करवाता है वो।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है, एन 8 years old boy used to eat mud, vomited and has respiratory symptoms. पैरासाइटोलॉजी करते हुए देखा था, जो एक पैरासाइट है जो कर रहा होता है रिस्पिरेटरी सिम्टम्स। अच्छा, नेक्स्ट है, पास्ट अ 6 inch लॉन्ग वर्म थ्रू हिज ऑर्गेनिज्म। ये आपका स्कैरियोसिस होती है, जो आपके जो है ना रिस्पिरेटरी सिम्टम्स में इन्वॉल्व होता है। ये एमसीक्यू अलग से भी आता है कि सिम्टम्स कौन सा करता है, तो आप तभी आपने स्कैरियोसिस चूज करना है। 17 है, न्यूट्रोपेनिक हाइपोटेंसिव पेशेंट एडमिटेड इन ऑन्कोलॉजी वार्ड विद हिस्ट्री ऑफ डिस्यूरिया, हाई ग्रेड ब्लड कल्चर yielded growth of Pseudomonas aeruginosa. These findings suggest that the disease is a result of excessive release of the following. ठीक है, हाइपोटेंसिव है और न्यूट्रोपेनिक है, तो उस पर टीएनएफ है। अच्छा, अगर आपका वैसे न्यूट्रोपेनिक और हाइपोटेंसिव होता है ना, और फिर उसमें आई थिंक एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है, लेकिन अगर वो साथ आपको सूडोमोनास दे देना तो आपने टीएनएफ ही, ठीक है। फीवर भी और ये जो न्यूट्रोपेनिक हाइपोटेंसिव है तो भी आपने टीएनएफ चूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेशेंट एडमिटेड इन ऑन्कोलॉजी वार्ड विद हिस्ट्री ऑफ डिस्यूरिया, हिज ब्लड diagnosis. These findings suggest that disease is the result of excessive use of bacteria product in the blood, endotoxin. अच्छा, सेम सिनेरियो है और पर जो है सेम सिनेरियो है, और इधर इन्होंने एंडोटॉक्सिन चूज किया हुआ टीएन। अच्छा, अच्छा इन्होंने सॉरी एंडोटॉक्सिन चूज किया हुआ, इधर इन्होंने टॉक्सिन पूछा हुआ है। अच्छा, अब हम देख ले, सुडोमोनास मोस्टली प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन। जब उनका हाइपोटेंसिव और फीवर आ जाता है तो वो एंडोटॉक्सिन करता है, लेकिन वो फीवर जो है वो आपका टीएनएफ इज ग्रेटर देन IL-1 सुडोमोनास का, ठीक है। ओवरऑल फीवर बाय IL-1 ग्रेटर देन टीएनएफ, सुडोमोनास का आएगा तो फीवर टीएनएफ से हो जाएगा। और दूसरा ये जो फीवर और हाइपोटेंसिव होता है, इसमें एंडोटॉक्सिन होता है, अदरवाइज जो है वो एक्सोटॉक्सिन से कर रहा होता है प्रोड्यूस। डॉक्टर आर्या, पेज डाउन कर दें प्लीज। ओके ओके, 19 सुडोमोनास जो है नॉर्मली एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब हाइपोटेंसिव और न्यूट्रोपेनिक और आ जाए तो फिर वो एंडोटॉक्सिन आ जाता है। जो बाकी फीवर से IL-1 से होता है, और जो सुडोमोनास से फीवर TNF से करता है। 19 ऑप्सनाइजेशन इज डन बाय और IgG, ठीक है। ये ये चीज़ें बड़ी कंफ्यूज करती हैं, नीचे जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है, लेकिन डबल ए में बहुत ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है, लेकिन मैं एक दफ़ा रीड करती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ऑप्शनाइजेशन C3b मेरे ख्याल ये को, और साथ उसके IgG याद कर लो आप, C3b और IgG। अच्छा, फेगोसाइटोसिस डन बाय न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल से भी होती है और वेजेस से भी होती है, तो फेगोसाइटोसिस डन बाय न्यूट्रोफिल्स। ऑप्शनाइजेशन C3b और FC, ये FC सेगमेंट और फैब सेगमेंट ना मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ, पर ये जो ना FC फ्रेगमेंट ऑफ IgG, FC पोर्शन होता है ये ग्लोबुलिन्स का ना, तो FC पोर्शन और फैब पोर्शन होता है उनका, एक एंटीजन और एक ये। अच्छा, ऑप्शनाइजेशन आपकी C3b और IgG से होती है, साइटोलाइसिस आपकी C5b9। न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस, ये कीमोटैक्सिस वाला आता है क्वेश्चन, ठीक है। जो न्यूट्रोटैक्सिस है वो C5a इज ग्रेटर देन LTB4, सीक्वेंस से भी पूछते हैं। तो C5a कीमोटैक्सिस जो है ना न्यूट्रोफिल, पता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपने ब्लड से जो है ना वो वहाँ पे जा रहे होते हैं डैमेज साइट पे, तो कीमोटैक्सिस होता है जहाँ पे उन्होंने मैक्रोफेज करना है, तो वो C5a और LTB4 IL-8 के जरिए जा रहे होते हैं। अच्छा, एनाफाइलेक्सिस का इस तरह याद रख लो कि C3a C4a C5a, तो A जो है ना वो एनाफाइलेक्सिस के लिए है, ठीक है। C5a और जो A है उनके साथ एनाफाइलेक्सिस। अच्छा, डायलेशन है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो आपकी वो वेजोडाइलेशन करवा रही होती है। और जो आपकी अच्छा PG2 है, अब आपके PG कैनिन PF नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे वेजोडाइलेशन करा रहे होते हैं आपके। और वेजो कंस्ट्रिक्शन आपकी जो है ना TXA2 LTD4 LTE, ये वेजोडाइलेशन के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन का आता है क्वेश्चन, वेजो कंस्ट्रिक्शन के लिए LTD4 और ल्यूकोसाइट एडिशन के लिए LFA1 आता है। आप लोगों ने AA से की है ना इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, आप लोगों ने ये सारे पढ़े हुए हैं ना, पहली दफ़ा तो कोई नहीं पढ़ा ना। नहीं पढ़ा। ओके, ये तो क्वेश्चन आता है। अच्छा, मैं ना आप लोगों को रफ़ी से क्या है, रफ़ी में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, मतलब ठीक लिखा हुआ है पर AA में डिटेल से लिखे हुए, और मैं उससे की थी, रोनी असाइनमेंट दी थी, खैर
अच्छा, आप लोग बस इनके ना यही याद कर लो, वेज़ोडाइलेशन आपकी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हिस्टामिन और इंक्रीज। अच्छा, इस तरह ना अब याद करवाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं आप लोगों को ना ग्रुप में करवा दूंगी ये, ठीक है, AA वगैरह से कुछ भी पिक्चर्स लेके या जैसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ऐसे आने तो चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये बार बार आएंगे ना, जो जो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, परेशानी हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, 55-year-old फीमेल विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज हैविंग 156 16 ऑन 2 occasions, शी इज एसिम्टोमेटिक, व्हाट शुड बी डन? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे आप उसकी, उसके बाद उसको आप कंट्रोल नहीं होती और डालोगे, पहले उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपका ये जो ब्लड हाइपरटेंशन का भी आ रहा होता है ना, तो उसमें भी आप वॉक और सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, तो उसका लिखा होता है ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दोनों में पहले आपने यही करनी है। मदर हैड हिस्ट्री ऑफ ईटिंग अंडर कुक्ड मीट, बेबी माइक्रोफेली एंड ब्रेन कैल्सिफिकेशन, देयर इज माइक्रोफथैलेमस टू, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडाई। जो सिर्फ टॉक्सोप्लाज्मोसिस है ना, अच्छा, इनमें से आपको जो कन्फ्यूजन होगी ना सिम्टम्स की, CMV और टॉक्सोप्लाज्मोसिस में से होगी। अभी मैं आपको बता दूं, ट्राइपोनोमा और लिस्टेरिया के ना ये के सिम्टम्स वगैरह होते हैं, फाइंडिंग्स। अच्छा, जो लेकिन अंडर कुक्ड मीट से सिर्फ आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। अब इनमें से सेम क्या है, माइक्रोकेफेली दोनों में होती है, ब्रेन कैल्सिफिकेशन दोनों में होती है, लेकिन ब्रेन कैल्सिफिकेशन है ना वो पेरीवेंट्रिकुलर होती है, और इसकी जो है इंट्राक्रेनियल जो है, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन टॉक्सोप्लाज्मोसिस की होती है, ठीक है, माइक्रोकेफेली दोनों में होती है। और कोरियोरेटिनाइटिस जो इसमें होता है, और माइक्रोफ्थेल्मिया और अंडरकुक्ड मीट से आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है। इस तरह आपने इसको रूल आउट करना है। इन्होंने माइक्रोकोफेली और CMV टॉक्सो दोनों का बनता है, लेकिन इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो दोनों डिफरेंट होती है। इंट्राक्रेनियल आपके टॉक्सो की होती है और पेरीवेंट्रिकुलर आपका CMV की। पोर्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये हमेशा FC पोर्शन का ही पूछते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ये जो आपका है ना FC पोर्शन, ये आपका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अच्छा, ये जो FC पोर्शन है कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग, ये जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करवाता है, और FC पोर्शन आपका ना कांस्टेंट रहता है। और जो FAB है वो आपका नाम ही उसका ये है कि वो फ्रेगमेंट एंटीजन है, ठीक है, और वो जो है वेरिएबल होती है, ठीक है, वो एक्सप्रेस्ड पर 20 और वो खैर वो एंटीजन बाइंडिंग पॉकेट होती है और वेरिएबल होती है। बस आपने याद रखना पोर्शन आपका कांस्टेंट होता है, और एक्टिवेशन का वैसे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, जैसे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं ना तो आपकी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है, वो करवा रहा होता है। और जो फैब है वो वेरिएबल होता है, डाइवर्सिटी होती है इसके अंदर, और ये जो ना आपका एंटीजन इधर बाइंड करता है। 23 ट्रेवल बिटवीन सेल्स एंड एग्जिट ब्लड वेसल्स, प्रोसेस टर्म एज। अच्छा, अब ये डायबिटीज जो है ना, ये ऊपर मार्जिनेशन रोलिंग वगैरह तो स्टेप्स लिखे हुए हैं इसके, ठीक है। और डायबिटीज पूरे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो आपके ये ल्यूकोसाइट वगैरह जो है ना, मूव आउट ऑफ सिस्टम टूवर्ड द टिश्यू जो डैमेज हुआ है, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को डायबिटीज कहते हैं। जैसे ही होती है तो फिर आपकी इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर वाले सारे वो स्टेप्स एक्टिवेट हो जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स वगैरह ने आना उधर, ताकि वो फेगोसाइटोसिस कर सकें। उसमें फिर कुछ वेजोडाइलेटर वो रिलीज हो रहे होते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर पूरा वो प्रोसेस है। तो उसमें जो है ना आपके ये एमरेट का निमोनिक से ना याद किया हुआ है, मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहीजन, ट्रांसमाइग्रेशन, ये भी MCQs में आता है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो खैर ये सारा इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर का होता है, और जो डायबिटीज है ना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मूविंग आउट ऑफ सर्कुलेटरी ऑफ, ठीक है। तो वो 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन या डिस्पर्शन का हमेशा बनता है, उसके ना बोथ साइड्स इक्वल होती हैं, द एक्सटेंड टू विच डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रेच और स्क्वीज्ड, उसमें स्टैंडर्ड डेविए कितनी डेविएशन हो रही है उसके अंदर, कितना वो स्क्वीज हो रहा है या कितना एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो डिस्पर्शन का यही होता है कि वो कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। अच्छा, नीचे इन्होंने दिया हुआ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस। अच्छा, 25 है, रिगार्डिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मिडल हैविंग इक्वल नंबर इक्वल ऑन बोथ साइड। अब आप
में दो तीनों आते हैं, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। लेकिन जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डाटा। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो आपकी सेंट्रल पोजीशन है ना, वो एनालिसिस एक पूरा डाटा है, उसके अंदर से आपने एक सेंटर चूज करनी है मिडल की, जिसके दोनों साइड पे ना इक्वल नंबर्स हो। उन्होंने ना डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, इन द मिडल हैविंग नंबर ऑफ वैल्यूज ऑन बोथ साइड्स, तो वो आपका मीडियन होता है। मीडियन जो है ना, वो आपका बिल्कुल मीडियन का आपने आपको पता है कि मीन, मोड, मीडियन में जो मीडियन है वो हम लोग उनके बीच वाला एक नंबर चूज कर रहे होते हैं, और वो दो हों तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं प्लस करके। कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ा था। तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है मीडियन की में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मिडल वैल्यूज ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका मीडियन है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट हैविंग वेसिकुलर रैश ऑन palm soles with blistering lesion on tongue gums, which of the following is true about virus disease। अच्छा, ये आपका सेंस आ रहे हैं। अच्छा, इसका ना वेसिकुलर जो रैश है ना, थोड़ा सा रैश जो आपका चिकन पॉक्स वगैरह वॉर्सिला का होता है ना, वो आपका पाम्स पे नहीं होता, वो आपका ट्रंक पे बैक पे इस तरह होता है, ठीक है। तो इधर पाम सोल्स पे होता है ना, वो कोक्सेगी का होता है, सिफिलिस का होता है, और वो जो आपका रॉकी माउंटेन फीवर है उसका होता है, ठीक है। अब हमने देखना है फॉलोइंग इज ट्रू, जो आपकी हैंड एंड माउथ माउथ डिजीज है ना, वो कॉक्सैकी वायरस है, ठीक है। और वो जो आपका कॉक्सैकी वायरस है ना, ये उस तो वो आपका नॉन इन्वलप्ड पॉजिटिव है, ठीक है। थोड़ी सी क्या कहते हैं वो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ी थी, ठीक है, ये आप लोग भी देख लेना। तो कॉक्सा की ये आपका नॉन इन्वलप्ड, इसका ये सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको क्लासिफिकेशन में भेज दूंगी, लेकिन हम ये देखो साथ आपको जो है ना पॉइंट्स, तो यानी कि मतलब मैंने तो मुझे तो ये कॉलम से ही पता चला था कि वो है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये हैंड एंड माउथ, आपको पता है आप लोगों ने सीरियस में पढ़ा होगा, हैंड एंड माउथ डिजीज जिसमें सडन डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो वायरस है वो नॉन इन्वलप्ड होता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है। और जो वेसिकुलर रैश है आपने नहीं देखना, देखना ऑन पाम्स एंड सोल्स, ठीक है। और ब्लिस्टरिंग लीजन ऑन टंग, हैंड एंड माउथ डिजीज। 27 at 32 years old male has a perforation in the posterior stomach wall and the stomach contents have spelled in. Surgeon opened the gastrosplenic ligament, sac and notes an eroded artery। अच्छा, गैस्ट्रो पूछा हुआ है इतने बड़े सिनेरियो में, मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व। अच्छा, ये कल भी आया था इसमें तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक होती है क्लिनिक में, और लाजमी किसी ना किसी लिगामेंट का ये लोग दे रहे हैं। में कौन सी होती है जो ये बार बार देते हैं लिनोरेनल में? आप लोगों को समझ आ रहे हैं ना एमसीक्यू? गायने के थोड़े से मुश्किल हैं, थोड़े से। आप लोगों को समझ आ रहे हैं एमसीक्यू? यस, क्लिनिक होती है, ठीक है। सारे टाइप करें ताकि मुझे पता चले कि प्रेजेंट है। अच्छा, हिपैटिक में आपका पेपर है क्या? मुझे तो टफ लगा वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेडिसिन से तो बहुत टफ लगा मुझे। अच्छा, गैस्ट्रो हिपैटिक में बच्चों टाइप करो, कुछ भी लिख दो, गैस्ट्रो हिपैटिक लिख दो, जो मर्जी लिख दो, बस आंसर्स दो, एक्टिव रहो, क्योंकि इस पेपर में वो चीज़ें आई हुई हैं जो कि बहुत कम रिपीटेड होती हैं। यस डॉक्टर आमना ठीक है, गैस्ट्रिक वेजल्स जो है ना आपकी, वो गैस्ट्रोहिपैटिक में होते हैं। हेपेटोड्यूडिनल में हर पेपर में लिगामेंट्स आते हैं और आप लोगों ने अभी तक याद नहीं किए। हेपेटोड्यूडिनल में अच्छा, मुझे अब मैसेजेस आना स्टार्ट हुए, आप लोग तब से अच्छा अचानक ही लिखना स्टार्ट किया। चाहे यस पोर्टल ट्राइड होता है, यस बिल्कुल आंसर्स दिया गए। अच्छा, 28 इन lymph nodes where the diffusion of lymphocytes from vessel to the lymph node really occurred। अच्छा, ये वही है जो पहले भी आया हुआ था, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। ये तो आपके डीपर कॉर्टेक्स में पड़े होते हैं, ठीक है।
इनर कॉर्टेक्स में, और दूसरा इसमें ना कीबोर्ड एंड एंडोथेलियल सेल्स होते हैं पोस्ट कैपिटल वेन्यूल में। इसका फंक्शन ही ये होता है कि इसने जो है ना वो ड्रेन करनी है ब्लड से, वो लेके लिखा होता है न्यूट्रोफिल्स को लेके जाता है ये, ठीक है। और इधर लिम्फोसाइट लिखा हुआ है, डिफ्यूजन ऑफ लिम्फोस टू लिम्फ नोड, ठीक है। इसका फंक्शन ही होता है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स का। और उधर उन्होंने डीपर कॉर्टेक्स भी लिखा हुआ था, ये प्रेजेंट होते हैं इसलिए उन्होंने लिखा हुआ था साथ। तो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स जो है आपके वो आपके जो है ना डिफ्यूजन करवाते हैं वेजल्स से लेके लिम्फ नोड तक, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29 है, बॉय विद हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू पेरिनियल रीजन, स्वेलिंग इन स्क्रोटम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, बट डिडंट गो हाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रप्चर्ड। ये कल जो यूरेथ्रास के भेजे थे तो मोस्टली वो जो है ना इसका पिनाइल का पूछते हैं। कल इन्होंने स्पंजी यूरेथ्रा लिखा हुआ था और आज पिनाइल यूरेथ्रा करके इन्होंने दिया हुआ है स्क्रोटम और एब्डोमिनल वॉल में। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इन्होंने सारे लिखे हुए हैं। बल्बर जो है यूरेथ्रा रप्चर बिलो यूरिजेंटल डायफ्राम, यूरिन इनटू पाउच। ये डॉक्टर आयशा ने कल ठीक करवाया था। जो आपका सुपरफिशियल होता है ना, पर लिखा हुआ था वो नीचे जाता है। जितना बाहर की तरफ होगी ना चीज वो सुपरफिशियल होती है, ठीक है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा रप्चर आपका जो है डीप पेरिनियल पाउच में जाता है। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा का जो है आपका रेट्रोवेस में जाता है। तक आपका स्क्रोटम एंड एब्डोमिनल वॉल में जाता है। और दोनों ऑप्शन हो तो आपने स्क्रोटम को चूज करना है। 30 है, अ वेज शेप्ड फाइब्रोमस्कुलर सेप्टम सेपरेटिंग यूरोजेनिटल एंड, अच्छा इसका वेज शेप भी आता है और ये पिरामिडल भी शेप में होता है और ये फाइब्रस होता है। ये देखें, ये जो येलोस है ना ये होती है, ठीक है। दोनों को सेप्टम सेपरेटिंग वो एनल, और ये होता है और पिरामिडल शेप या वेज शेप्ड है। 31 in an old age patient myomectomy performed and transverse lower segment incision given to dissect rectus muscles. Incision is financed, जो सी सेक्शन में देते हैं ना ये 2 fingers above pubic symphysis दे रहे होते हैं। ये हम लोग जब गए 2 fingers of pubic symphysis जो है ना ट्रांसवर्सली सी सेक्शन में भी देते हैं और मायोमेक्टमी वगैरह के ऑपरेशन में भी। अच्छा, 32 है, इन मीडियन एपिजियोटमी पेरिनियल बॉडी इज डैमेज्ड इफ पेरिनियल कट विच मसल इज डैमेज्ड, स्पंजियोसिस एंड सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स। बल्बोस्पंजियोसिस जो है ना वो बाकी नीचे ऑप्शन ए और बी में बल्बोस्पंजियोसिस है तो, लेकिन उसमें प्यूबर रेक्टालिस नहीं डैमेज होता, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल डैमेज होता है। तो इसमें से सिर्फ जो ऑप्शन ए है ना वो करेक्ट है। अदरवाइज जो है ना आपका मीडियोलेटरल जब आप देते हो ना, मीडियोलेटरल कट देते हो तो जो रप्चर हो सकता है ना एट रिस्क होता है वो आपका, ठीक है। रप्चर के लिखना है एट रिस्क आपका लिवेटर है और जो वो बल्बस स्पॉन्जियोसिस होता है, ठीक है। कट जो हम कर देते हैं वो बल्बस स्पॉन्जियोसिस को कर देते हैं, रप्चर के वो आपका लिवेटर एनाई होता है, ठीक है। मीडियल लेटरल नहीं, जो मीडियल जो कट दे रहे होते हैं उसमें आपका जो है ना एनल स्फिंक्टर डैमेज होता है। अच्छा, आपको मीडियोलेटरल मस्कुलेटर एनाई होता है और जो हम कट करते हैं मीडियोलेटर में वो आपका बल्बस स्पॉन्जियोसिस होता है। अच्छा, क्वेश्चन है नेक्स्ट 33, इंटरनल thoracic artery damage near caudal end of sternum supply to rectus abdominis in the following arteries। arteries मैंने पहले भी पढ़ी होंगी पीछे, लेकिन मुझे कोई और, मैं दोबारा भेज दूंगी सारी बॉडी की जो इंपॉर्टेंट आर्टरीज और उनके ब्रांचेस हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने क्यों जो पता नहीं दिखाई थी, मैंने तो देखी थी। रेक्टस एब्डोमिनिस मसल की ना दो आती हैं, ठीक है ना, स्मोज होती है ऊपर से सुपीरियर गैस्ट्रिक एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, नीचे से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है और दोनों एनास्टोमोस कर जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों ब्रांचेस डिफरेंट है, मतलब जो सुपीरियर आपकी एपिगैस्ट्रिक है वो इंटरनल थोरेसिक की ब्रांच होती है और जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक है वो आपकी इंटरनल आइलिएक की होती है। नीचे से आपके इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक जा रही होती है, ऊपर से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आती है और दोनों एनास्टोमोस कर जाती है और दोनों ही सप्लाई करती है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। सॉल्विंग वर्क्स एक्सक्लूसिवली थ्रू, ये आपका TSH है, मैंने सेव किया था, मैंने कहा हर उसमें पेपर में आ रहे हैं तो एक दफ़ा रिवाइज कर ही लें इनको। अच्छा, ये मेरी रफ़ी मैंने इतनी गंदी रफ़ी होती थी। अच्छा, जो कैंप है आपका उसमें फ्लैट जम्स है, FSH LH ACTH TSH
HCG, ADH, से प्रेजेंट हो ना कोई FSH, LH, ACTH और साथ ADH भी हो, तो आपने उनको चूज़ करना है ADH के ऊपर। मतलब फ्लैट चैन से 2 अगर आ जाएँ और एक ADH हो तो आपने दूसरे को चूज़ करना है। ये सीक्वेंस है बस इसका। तो FSH, LH, ACTH ये मैंने याद किया, जो 2-2, 3-3 वर्ड्स हैं ना वो सारे फ्लैट चैन में आते हैं। और जो आपका IP3 है, ये आपका फॉस्फोलाइपेज सी वाला, इसमें गॉट है GnRH, O से ऑक्सीटोसिन, A से ADH, T से TRH। अच्छा, फ्लैट चेन में TSH है, इसमें TRH है, और H से हिस्टामिन, एंजियोटेंसिन 2 और गैस्ट्रिन। एंजियोटेंसिन 2 का भी MCQ आया है, ये IP3 के थ्रू एक्ट करता है एंजियोटेंसिन 2। थर्ड में ये सारे आपके प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, थायराइड। तो ये आपका हमेशा MCQ उन्होंने IP3 के लाइपेज के साथ थायरोक्सिन होता है, तो उसको हमेशा ऑक्सीटोसिन इन्होंने इस दफ़े डाटा दे ही दिया फाइनली, ऑक्सीटोसिन उसका आंसर। अच्छा, और इंसुलिन का लास्ट में पूछते हैं टेरोसिन। और जो आपका GMP है उसमें एक बैड ग्रैंड पा, तो BNP, NP, ADRF। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ADH लगाना है, एल्डोस्टेरोन लगाना है। अगर आ जाए ना रेगुलेटर ऑफ ECF ऑस्मोलैरिटी सिर्फ, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम कम है ज़्यादा, उसके लिए ना ADH आता है, उसने फिर आपका जो है CD, DCT और CCT पे जाके एक्ट करके जो ना वाटर को, एंटी डायरेटिक है तो वाटर को होता है, मतलब कि डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में नहीं आता, और इसने वाटर को जो है रिटेन करना होता है, रिटेंशन करनी होती है, तो ये रेगुलेट करते हैं। लेकिन जहाँ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन आ जाए ना, वहाँ एल्डोस्टेरोन होती है। आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम और पोटेशियम, तो वो सारे आपके एल्डोस्टेरोन से हो रहे हैं। एल्डोस्टेरोन अब्जॉर्ब करता है और आउट करता है, ठीक है, तो वो उसका वो करता है। ठीक है, 36 है, अ 3 months बेबी born to a perfectly healthy mother presented crease, protruded tongue and prominent apical fold. ये आपका डाउन सिंड्रोम है। बेबी वाज डायग्नोज्ड टू हैव congenital heart disease at birth. The heart of disease derived from which structure in embryonic life. अच्छा, इनको ना ASD VSD बहुत पीरियड्स में तब हम लोग करते, मतलब कि जो भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं ना, उनको नॉर्मली ASD VSD होता है, और फिर वो क्लोजर के लिए आए होते हैं मोस्टली। अच्छा, तो आपका जो है ना हार्ट, तो लेकिन आपका मेसोडर्म से ड्राइव होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन जो उसका आउटफ्लो ट्रैक सारा, वॉल, एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, ये सारे आपके न्यूरल क्रेस्ट सेल से ड्राइव होते हैं। तो इधर जो है इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें जो आपकी ESD VSD और PD हो रही होती है ना डिजीजेज, वो कहाँ से ड्राइव होती हैं, वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से होती हैं। आपका हार्ट होता है उस मेसोडर्म से, लेकिन जो उसका आउटफ्लो ट्रैक है ना, न्यूरल सेल से होता है, ठीक है। 37 है, स्प्लीनिक हाइलम इज लाइगेटेड ड्यूरिंग द सर्जरी, which of the following is most affected? फंडस ऑफ स्टमक। एक तो स्प्लीन जो है फंडस ऑफ स्टमक के पीछे बिल्कुल साथ, मतलब बड़ी होती है लेटरली, और दूसरा जो है ना आपकी स्प्लीन शॉर्ट एपिगैस्ट्रिक, सॉरी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, ठीक है, और वो आपके फंडस ऑफ स्टमक को सप्लाई करती हैं। तो हाइलम को तब आप सर्जरी करते हो तो आपको पता है उसकी जो है ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है उसकी, तो होगा। 38 है, which of the following change from sea level to 12,000 feet high resident RVH? आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, क्योंकि आपकी हाइपोक्सिन होती है, आपका जो है हार्ट करना पड़ता है, और जो आपका शिफ्ट है ना वो राइट को चला जाता है। आप कोई कहेगा कि ये मतलब रेस्पिरेटरी वाला, कि कम ऑक्सीजन में शिफ्ट राइट को क्यों होता है, क्योंकि आपके पास बहुत ही लिमिटेड सी ऑक्सीजन होती है, जाने के लिए आपकी बॉडी जो है ना राइट शिफ्ट में चली जाती है, और P50 और 2-3 वगैरह वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा पंप करना पड़ता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है ओवर द टाइम, ठीक है। ये MCQ है कि हाई एल्टीट्यूड पे आपका जो है ना डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट शिफ्ट पे जाती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड अर्ली इन, अच्छा ये ना इसका सीक्वेंस है, CRH नहीं दिया होता, ACTH दिया होता है,
ठीक है, कभी पूछा होता है फर्स्ट या फिर कौन सा इंक्रीज होगा, इस तरह से इसके ना डिफरेंट स्टेम्स आती है। अब हम इसका जो है ना सीक्वेंस याद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस, सबसे पहले जो है ना सीआरएच आएगा, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन आएगा तो एसीटीएच प्रोड्यूस होगा ना पिट्यूटरी से, और वो आगे फिर कॉर्टिसोल रिलीज करवा देगा। सीआरएच रिलीज होता है उसमें एसीटीएच को करवाना है और फिर वो जाके कॉर्टिसोल ले भी आती है, स्ट्रेस ऑफ सर्जरी प्लस वेजोकंस्ट्रिक्शन, फिर आपने एपिनेफ्रिन लगाना है। ठीक है, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेम्स के साथ एमसीक्यूज है। सीक्वेंस है आपका सीआरएच सीआरएच भी दिया होता डब्ल्यू में, तो आपने एसीटीएच को लगा देना। तो सीआरएच एसीटीएच कॉर्टिसोल, और अगर आपका आ जाए सर्जरी प्लस वेजोकंस्ट्रिक्शन तो फिर आपने एपिनेफ्रिन लगाना है। आपको पता है एपिनेफ्रिन जो है वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स वो एड्रीनर्जिक वाले जो हमने पढ़े थे। हाँ, कॉर्टिसोल है। अगर वो अर्ली का पूछे तो आपने एसीटीएच ही लगाना है। अगर वो पूछे कि कौन सा इंक्रीज होता है एज अ रिजल्ट, तो फिर आप कोर्टिसोल लगाएंगे। स्टेम टू स्टेम डिफरेंट होते हैं वो, ठीक है। पोस्टीरियर ऑफ स्टमक जो है ना, पोस्टीरियर वॉल में वो आपकी जो वो पेप्टिक अल्सर में रप्चर कर जाती है। लेकिन ये जो फंडस को सप्लाई कर रही होती है ना, वो आपकी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं, जो कि हाँ, वो डॉक्टर नसरीन ठीक कह रहे, नॉट अर्ली सीक्वेंस का नहीं, फिर आपने देखना जो आपका स्ट्रेस में इंक्रीज होता है कॉर्टिसोल होता है। अच्छा, तो फंडस आपके ना शॉर्ट गैस्ट्रिक रिलीज सॉरी सप्लाई कर रही होती है, स्क्रीनिंग स्प्लीन से आ रही होती हैं वो, ठीक है। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, वो फिर अफेक्ट होता है। अच्छा, मुझे ये इधर देखे मुझे क्वेश्चन भूल गया। यस डॉक्टर मोहसिन, हाँ, एपिनेफ्रीन के मुझे रिसेप्टर पता है, बीटा टू है, बीटा टू है, एक और है। यस एल्फा, जो आपका एपिनेफ्रीन है ना वो नॉन सिलेक्टिव है, तो दोनों है, बोले वो आपका अल्फा एड्रीनर्जिक है। यस, ये अल्फा और बीटा है, एपिनेफ्रीन आपका नॉन सिलेक्टिव है ये। और जो आपका कॉर्टिसोल वाला एमसीक्यू हमने देखा था उसमें वो अल्फा एड्रीनर्जिक के सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 40, मैं आगे चली हूँ। अच्छा, 40 है आपका, 68 years old woman with uterine carcinoma undergoes surgical resection can spread directly into the labia majora and lymphatic that follow fracture। अच्छा, राउंड लिगामेंट के ना इसी तरह से सर में याद किया होता है, एक राउंड लिगामेंट जाके लेबिया मेजोरा से लेके ना वो स्प्रेड कर देता है, तो यूट्रस से जो है ना, सर्विक्स से जो भी वो लेबिया मेजोर तक डायरेक्ट स्प्रेड कर देते हैं, क्योंकि वो राउंड लगा के जा रहा था। लेकिन आप राउंड लिगामेंट देखो ना, तो ये बिल्कुल क्या कहते हैं, एक पर्दे की तरह या विंग्स की तरह ना सारा कुछ कनेक्ट बैठा होता है लेबिया मेजोरा तक, ऊपर से यूट्रस को इस तरह से, इसके ये भी एक मेन सपोर्ट होती है उसकी, ठीक है, राउंड लिगामेंट। तो ये जो राउंड लिगामेंट है ये आपका लेबिया मेजोरा स्प्रेड करवाता है आपके ट्यूमर्स, ठीक है। अच्छा जी, वो स्प्रेड करवा रहा होता है डायरेक्टली लेबिया मेजोरा से। 41 है, inferior rectal artery is a branch of internal pudendal, inferior आपके internal pudendal की branch है। 41 है, during the first phase of menstrual cycle there is thickening of endometrium, this endometrial proliferation is under control of which hormone in this phase of। अच्छा, अब आपको ना मैं दो दो वर्ड्स बताऊंगी जिनसे आपकी जो है ना स्टेम और आंसर चेंज हो जाएगा। अगर वो कहे ना एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन कौन सा करवाता है, तो वो एस्ट्रोजन है। क्या जो है वो प्रोलिफरेशन या मेंटेन करता है थिकनेस को, वो आपका प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो है आपका वो एस्ट्रोजन ही करता है, लेकिन उसको मेंटेन जो है ना, अगर फर्टिलाइज हो गया है, उसने ओवम ने वो जो फर्टिलाइज ओवम उसने एग ने जो है अगर इम्प्लांट होना है, तो प्रोजेस्टेरोन मेक श्योर। जैसे ही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो है अपना वो फिर प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं करता, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है और फिर वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दो वर्ड है, अगर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम आ जाए तो वो आपकी एस्ट्रोजन है, और जो मेंटेन थिकनेस करवाता है ना वो आपका प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। और इसका प्रोजेस्टेरोन का एक और क्वेश्चन आता है कि मेस्टेल्जिया, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, एक्ने, मेस्टेल्जिया, तो आप चूज करना प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। अच्छा, 43 है, यंग कपल आर ट्राइंग टू कंसीव एंड बिगिन देयर फैमिली, 1 year of trying they have come to a fertility, some to initially guide them
ओव्यूलेशन डेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ओव्यूलेशन। इतना लंबा सिनेरियो है, लेकिन जो आपकी ओव्यूलेशन है ना, इट अकर्स ड्यू टू एफएसएच एंड एलएच सर्ज। ऑप्शन बी में फर्न टेस्ट नेगेटिव होता है, द बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, और एस्ट्रोजन जो है वो भी इंक्रीज होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ मेंटेन प्रोजेस्टेरॉन प्रोलिफरेशन। बिल्कुल डॉक्टर मासूमा। अब ये देखिए आपके, ठीक है, तो वो एस्ट्रोजन को इंक्रीज करता है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन इंक्रीज करता है, वो नेगेटिव फीडबैक से जो है ना एफएसएच को कम, लेकिन वो फिर एलएच को इंक्रीज कर देता है और आपकी एलएच सर्ज जाती है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो है वो करवाता है, इसलिए एस्ट्रोजन भी ज्यादा होता है, बॉडी टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और फर्न टेस्ट आपका नेगेटिव होता है, तो एफएसएच और की ओव्यूलेशन होती है। 44 है अल्जाइमर्स एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो ट्राइसोमी सिंड्रोम और जो है ना अल्जाइमर्स जो है वो एसोसिएटेड होता है। कौन बताएगा? Myeloid deposition. नो, ट्राई अगेन। नो, नो, बड़ा सिंपल सा आंसर है, नो। मेंटल डाउन में तो नहीं होता मेमोरी लॉस, और अल्जाइमर में मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती, एट्रोफी डाउन में नहीं होती। करें, ट्राई करें, कोई मसला नहीं, मैं कर रही हूँ ना, क्लियर बैठी हूँ ना, करो आप लोग, ट्राई करो बस। अच्छा, इसका आंसर है कि जो आपका अल्जाइमर्स है ना, वो भी आपका क्रोमोसोम 21 पे जो है वो होती है म्यूटेशन, क्रोमोसोम 21 इन्वॉल्व होता है, और जो आपका है ना डाउन, वो भी 21 होता है। ये क्रोमोसोम का है, सिम्टम्स का नहीं है। ये आप सर्च कर ले, हमने भी किया था। ये आपका क्रोमोसोम 21 की वजह से जो ना एसोसिएटेड हो, ठीक है, सिम्टम्स की वजह से नहीं होते। चलें, क्वेश्चन नंबर 45 है, गर्ल प्रेजेंटेड विद एक्सेसिव फेशियल एंड चेस्ट हेयर, 6 साल की बच्ची, और उसके अंदर जो है अडल्ट सारे आ रहे हैं, अडल्ट साइड एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस। इसका मतलब उसके जो एक तो ये इसके जो है मेल वाले फीचर्स आ रहे हैं, आप ये भी देखो, एंड्रोजन एंड्रोजन वाले समझे। शी गिव हिस्ट्री ऑफ डेथ ऑफ 2 यूनिट। अब ये किसका सिनेरियो हो गया, मैंने आपको किसका सिनेरियो, ये डिजीज लिखे। congenital adrenal यस, ये आपका सी ए, बिल्कुल ये आपका सी ए एच का है, ठीक है, हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया। तो वो पहले ही सारा इतना हाइपरप्लेजिया है कि पहले ही जो है ना सिम्टम्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए। माइक ऑफ बहुत शोर है। अच्छा, अब जो है ना इसमें इन्होंने पूछा हुआ है एंजाइम। अच्छा, कल बच्चे ने मुझे, किसी ने टैग किया, वन की डेफिशिएंसी हम लोग पढ़ते हैं ना वो विजुअलाइजेशन में, और एक अच्छा वो उन्होंने फिर जो है ना 17 का पूछा था कि 17 क्यों चूज किया हुआ है, जो है ना टेस्टोस्टेरोन वगैरह की उसमें होता है, ये मतलब पूरा पाथवे होता है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, हमने भी नहीं किया था, बट आप ना ये देखो 17 है, ये सारे से होते हैं प्रेग्नेंट से, फिर ये 17 वाला जाके आगे टेस्टोस्टेरोन में बनाता है, और ये जो 21 वाला है ये कोर्टिकोस्टेरोन और आपका जो है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन वाला ये सारा ये बनाता है, ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी पूछे तो 21 का होता है, और जो इंक्रीज आपको हुआ होता है वो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये आपको समझ आया कि 17 वाला भी आप चूज कर सकते हो। ये डबल ए के एंडो के आई थिंक फर्स्ट पेज पे, दोनों ही एमसीक्यूज सेकंड पे। अच्छा, 46 है, डाउन सिंड्रोम इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन। है वो, लेकिन वो है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन की वजह से, ठीक है वो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, या बार बार ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन। अच्छा, एरिथ्रोसाइट है बेजोफिलिया। बेजोफिलिया आपको पता है आपके राइबोसोम्स की वजह से होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है, और अगर दोनों ऑप्शन में है जैसे कि इसमें है यूज कर लोगे। और इनफिलिया क्यों होता है, लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैसेंजर। सेरोलॉजी टेस्ट फॉर एस्परजिलस इज गिलेक्टोमैन, ये गिलेक्टोमैन टेस्ट होता है, तो ये एस्परजिलस का टेस्ट होता है सेरोलॉजी के लिए। ये मोस्ट एस्परजिलस का सेरोलॉजी टेस्ट है गिलेक्टोमैन।
अच्छा 49 है, आफ्टर अपेंडेक्टमी पेशेंट डेवलप क्रॉनिक वुंड एब्सेस एंड ड्रेनिंग साइनस कंटेनिंग येलो ग्रेन्यूल्स, द ऑर्गेनिज्म इज एक्टिनोमाइसीट्स। अच्छा ये स्टेफ ओरियस, अच्छा उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा हमेशा कंफ्यूज करता है जो आपके येलो ग्रेन्यूल्स है ना, ये आप लोग सर्च ना करना है क्योंकि मैं कर बैठी थी, जो आपकी ये जो गड़ होता है ना उसमें जो येलो ग्रेन्यूल गंदे से येलो होते हैं आपको, ठीक है, तो वो आपका एक्टिनोमाइसीट्स की वजह से होता है। लेकिन जो होती है ना वो आपकी पेट्री डिश पे और वो ग्रो करते हैं ना, उधर येलो कॉलोनीज दिखती हैं, ठीक है, वो वूंड में नहीं दिखती, जो स्टैफ है वो येलो कॉलोनीज जो है ना वो उस पे दिख, और जो सल्फर ग्रेन्यूल्स जो दिख रहे होते हैं ना वो आपके जख्म में दिख रहे होते हैं एक्टिनोमाइसिस पे, ठीक है। अच्छा 50 है, 50 एंड 18 years old girl with biconvate uterus is most likely due to which of the following paramesonephric duct। अच्छा अब ये इस तरह होता है कि दो डक्ट्स होती हैं, दो मतलब के, और वो फ्यूज नहीं हो पाती, तो वो एक यूट्रस की बजाय ना दो उसके हॉर्न बच जाते हैं ऊपर, वैसे तो फ्यूज करके डोम शेप से उसके ऊपर बन जानी चाहिए, लेकिन वो ऐसे दो कॉर्निकेट रह जाते हैं, और वो आपका पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होता है। ये आपने मुलेरियन डक्ट एम्ब्रियो में पढ़े होंगे, तो जो आपके यूट्रस और वो है ना वो आपके पैरामीजोनेफ्रिक जो मुलेरियन है उससे वो होती हैं, उससे बन। अच्छा डॉक्टर मुनीब यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग